गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने चांस और प्रोबेबिलिटी के बारे में समझने की कोशिश करी थी और उसमें से काफ़ी चीज़ें हमें समझ में भी आई थी। कई सारी चीज़ों में हमने देखा किसी भी चीज़ के होने की और नहीं होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनके होने और नहीं होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी कॉइन को टॉस करने की बात करें तो वहाँ पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50% होता है। तो ये कैसे हमें पता चला था? जब हमने बहुत सारे इस तरीके के सैम्पल्स लिए थे। 100 बार जो है, मान लो 100 बार टॉस किया गया कॉइन को, तो उसमें लगभग 50 बार टेल्स आएगा और लगभग 50 बार हेड आएगा। एग्जैक्टली नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इतना। अगर हो सकता है उसकी जगह पे अगर 10 ही बार हमने टॉस किया होता कॉइन को, तो शायद 7 बार हेड आता और 3 बार टेल आता। हो सकता है 20 बार अगर हमने किया होता तो ऐसा भी हो सकता है 13 बार टेल आता और 7 बार हेड आता। तो लेकिन जैसे जैसे जितना ज़्यादा हम वो लेते हैं, जितने ज़्यादा हम सैम्पल्स लेते हैं, जितने ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उतना ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होती जाती हैं कि किस चीज़ के आने की कितनी ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं और टोटल जो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ के होने और नहीं होने को अगर मिला दिया जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1 की। क्लियर है? ये चीज़ें तो हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली थी, समझ लिया था। आज बस थोड़ा बहुत बचा हुआ उसी को हम रिवाइज़ करेंगे और उसी को कंप्लीट करेंगे और आखिर में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के बाद में समराइज़ कर दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। और आशुतोष और अमित, ये दो लोग रेगुलर बेसिस पे सारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो अ बिग शाउट आउट टू दीज स्टूडेंट्स, दे आर श्योरली गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम्स। तो एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जस्ट जो भी कर रहा हो ईमानदारी से करो, अच्छे से करो। और बाकी लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ बाकी लोग भी इन चीज़ों को सीरियसली लेना चालू कर दें। तो अब अगला जो टॉपिक है वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ। रियल लाइफ में चांस और प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में शायद इसमें कुछ बताया हुआ है। We talked about the chance that it rains just on the day when we do not carry a raincoat. What could you say about the chance in terms of probability? Could it be 1 in 10 days during a rainy season? The probability that it rains is then 1/10. अगर हमने ये माना कि 9 दिन मैं बाहर निकला छाता लेके और 10वें दिन मैं छाता लेके बाहर नहीं निकला और 10वें दिन बारिश हो गई और मैं भीग गया, तो बारिश के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 है। तो 1/10 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1/10 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी कब? जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 10 दिन में एक बार बारिश हो रही है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज़ नॉट रेन इज इक्वल टू 9/10। क्यों? क्योंकि अगर एक भाग एक दिन 10 दिन में एक दिन अगर बारिश होगी तो बाकी 9 दिन तो बारिश नहीं होगी ना। तो इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। एक दिन 10 दिन में एक दिन बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 होगा और बाकी सारे दिन बारिश नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 9/10 होगा। और कैसे पता है कि ये जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है दोनों, वो बिल्कुल सही निकाली हुई है? इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि ये वाली प्रोबेबिलिटी को, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी को किसी चीज़ को नहीं होने की प्रोबेबिलिटी के साथ में जब ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। अगर 1 नहीं आएगा दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी में कुछ पार्ट्स हमने छोड़ दिया है। क्लियर है? एज्यूमिंग रेनिंग और नॉट रेनिंग ऑन डे आर इक्वली लाइकली, द यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ मेड इन वेरियस केसेस इन रियल लाइफ। तो यहाँ से ये चीज़ें थोड़ी समझ आ रही है कि तुम कैसे रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर 10वें दिन पे ही बारिश होगी, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी, एक उम्मीद है कि हो सकता हो। अगर 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन की हम बात करें तो पहले 10 दिन में शायद पहले एक बारिश हो जाए।
अगले 10 दिन में हो सकता है एक और बारिश हो जाए, अगले 10 दिन में शायद एक बार बारिश ना हो, लेकिन अगले 10 दिन में फिर से बारिश हो जाए और अगले 10 दिन में बारिश ना हो। तो कुल मिला के हर 10 दिन में बारिश के होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा, जब हम बहुत बड़ा सैम्पल स्पेस लेते हैं तो। क्लियर है? द यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ मेड इन वेरियस केसेस इन रियल लाइफ to find characteristics of a large group by using a small part of the group. For example, during elections, an exit poll is taken. This involves asking the people whom they have voted for when they come out after voting at the centers, which are chosen offhand and distributed over the whole area. This gives an idea of chance of winning of each candidate and predictions are made based on it accordingly. तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उम्मीद जताते हैं, किस तरह का एजम्पशन करते हैं, तो वहाँ पे हम जब इस तरह के डेटा का कलेक्शन करते हैं वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़िट पोल्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई वोट दे के गया, कोई वोट डालने के बाद बाहर निकला, उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आपने किसको वोट दिया, आपने किस कैंडिडेट को वोट दिया है। हालांकि अगले 5 दिन 10 दिन के बाद में रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन रिज़ल्ट आने से पहले ही एजम्पशन बना के बैठे हुए हैं, पहले ही उम्मीद बना के बैठे हुए हैं कि किसको मिल सकता है, किसको सबसे ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, इसके चांसेस क्या हैं। तो चांसेस के लिए मोटा मोटी आइडिया लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए हम डेटा कई जगह से कलेक्ट कर सकते हैं। वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है और कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स वेदर बाय ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स फ्रॉम द डेटा ओवर मैनी ईयर्स इन द पास्ट। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला जो डेटा है, ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। हम आज के टाइम में हर कोई, मुझे लगता है, वेदर प्रेडिक्शन ऐप वगैरह यूज़ करते होंगे। जो वेदर ऐप होता है वो ज़रूर यूज़ करते होंगे, हर रोज़ चेक करते होंगे कि आज का मौसम कैसा होना है, आज टेम्परेचर कितना होना है, बारिश कितनी होनी है। तो ये सारी चीज़ें, कई बार तो ऐसा होता है कि अगले 10 दिन में क्या क्या होने वाला है उसका भी डेटा हमारे फ़ोन में आ जाता है। तो ये कहाँ से आ रहा है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इनका काम क्या होता है कि ये वेदर प्रेडिक्शंस करते हैं। प्रेडिक्शंस कैसे कर रहे हैं? मान लो आज है, मान लो 2 तारीख है फरवरी का, या 3 तारीख है। तो आज अगर मान लो फरवरी का 3 तारीख है, तो पिछले साल फरवरी के 3 तारीख को कैसा मौसम रहा था, उसके पिछले साल कैसा मौसम था, और उसके पिछले साल कैसा मौसम था, ऐसे पिछले 10 साल में 3 फरवरी को किस तरह का वेदर था तुम्हारे यहाँ पे। इस डेटा के बेसिस पे एक प्रेडिक्शन किया जाता है कि इस साल किस तरह का मौसम होने वाला है। ऑल्दो वो 100% श्योर नहीं होता कि वैसा ही होना है, इसलिए उसको प्रेडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्शन कभी भी 100% नहीं हो सकता। 100% होगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, और 1 प्रोबेबिलिटी तभी कहलाता है जब सर्टेनिटी 100% हो किसी चीज़ के होने की। मान लो मैंने तुम्हें कल बोल दिया कि कल का दिन शुक्रवार है, कल कुछ भी कर लो, कल फ्राइडे ही होगा, तो अगले दिन तो वैसे भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे का अगले दिन फ्राइडे का होना इज़ सर्टेन। तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं करते, यहाँ पे तो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट कंडीशन है, एकदम श्योर सर्टेन है हम। जहाँ पे हम सर्टेनिटी की बात करते हैं वहाँ प्रोबेबिलिटी की जगह पे या तो हम प्रोबेबिलिटी यूज़ ही नहीं करते हैं, या फिर अगर हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 है या फिर 100% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हालांकि जहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी की बात होती है वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज़ ही नहीं करते, प्रोबेबिलिटी टर्म यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, आराम से कर लो जाओगे। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हो। अगेन तुम्हें पता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इट्स बेटर कि मैसेज करो या फिर व्हाट्सएप करो या फिर कॉल करो, ये दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। लेकिन ये है कि जिस टाइम में आपको ये स्लॉट मिलता है 9 बजे से 10 बजे के बीच में ही कॉल करना इज़ बेहतर।
बाकी 10 से 11 के भी स्लॉट में भी कर सकते हो, लेकिन इट्स वे बेटर कि 9 से 10 बजे के स्लॉट के में तुम मुझे कॉल कर लो, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे समरी दिया हुआ है, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। हमने रॉ डेटा के बारे में बात करी थी, ठीक है। रॉ डेटा क्या था कि अनऑर्गेनाइज्ड डेटा जो होता है, जो हम कहीं से कलेक्ट करते हैं, उसको हम रॉ डेटा बोलते हैं। बाद में हम उसको एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर वे में रखते हैं ताकि उसको रीड करना ज़्यादा इजी हो जाए, उसको समझना ज़्यादा इजी हो, उसको उसमें टाइम कम से कम दें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। उसके लिए हमने कई सारे तरह के टेबल देखे थे, हमने कई सारे तरह के ग्राफ्स देखे थे। सबसे पहले हमने पिक्टोग्राफ देखा था, फिर बार ग्राफ देखा था, डबल बार ग्राफ देखा था, उसके बाद और भी जो बाकी सारी चीज़ देखी हुई हो। लेकिन मोटा मोटी आइडिया ये है कि रॉ डेटा का ही मेन यूज़ है। रॉ डेटा अगर हमें मिलता ही नहीं तो हम बाकी सारे ग्राफ वगैरह बना ही नहीं पाते, ठीक है। तो डेटा मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल inference from any data we need to organize the data symmetrically। फिर उसके बाद कह रहा है frequency gives the number of times that a particular entry occurs। मान लो मैंने heads के बारे में लिखना है कि heads जो है कितनी बार किया गया, तो heads 10 बार मान लो किया गया, 10 बार अगर heads आया तो मैं बोल सकता हूँ 10 is the frequency of having heads, right। Raw data can be grouped and presented symmetrically through grouped frequency distribution। Grouped data can be presented using histogram। हिस्टोग्राम में हमने देखा था कि बार ग्राफ ही था, लेकिन बार ग्राफ दो बार्स के बीच में कोई भी गैप ही नहीं था। इस केस में हमने रेंज के बारे में बात करी थी, क्लास के बारे में बात किया था। Histogram is a type of bar graph where the class intervals are shown on the horizontal axis and the heights of the bar show the frequency of the class intervals। ये भी देखा था। Also there is no gap between the bars as there is no gap between the class intervals। क्लास इंटरवल्स के बीच में अगर गैप हो जाएगा तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, ठीक है। तो और हमें ये भी पता है कि अपर लिमिट होता क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है। फिर आगे कह रहा है डेटा कैन ऑल्सो प्रेजेंटेड यूजिंग सर्कल ग्राफ, और सर्कल ग्राफ को ही हम पाई चार्ट भी बोल रहे थे। अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। तो होल का पूरी टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए, 100% या 1 उसकी वैल्यू होनी चाहिए। बाकी सारे फ्रैक्शंस होते हैं, उन फ्रैक्शंस को ऐड किया जाए तो हमेशा 1 आएगा। जैसे हमने इसी तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी में भी देखा था, या फिर हम चांस में भी देखा हुआ था। देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हुज आउटकम हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। जैसे हमने कॉइन को टॉस करने की बात करी थी, डाई को रोल करने की बात करी थी। अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन whose outcome cannot be predicted exactly in advance, इसलिए उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरेंस। अगेन वही सेम एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कॉइन को टॉस करने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक एन इवेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, जब इक्वली लाइकली सारे आउटकम्स होंगे, सबके होने के चांसेस इक्वली होंगे, तब जाके ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अगला है वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट। ये भी हमने देखा था। चांस एंड प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड टू रियल लाइफ, ये भी हमने रिलेट करके देखा था, एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है आज। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक ख्याल रखें अपना। थैंक यू।